हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम किसी भी आव्यूह का कैसे व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं इसका विधि हम समझाए थे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो तो इसी टाइप के अनेकों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं लिखा हूं, 3 का वर्ग आव्यूह है जिसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो स्टेप वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टेप लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। लेकिन स्टूडेंट आप लोगों को स्टेप नहीं दिखाना है। जैसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो उसमें स्टेप नहीं दिखाना है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। स्टेप मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप एक बार चरणबद्ध तरीके से अगर आप सॉल्यूशन देख लो उसके बाद वो स्टेप अपने दिमाग में बैठा लो तो सिस्टमेटिक काम करते चले जाओगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आपको स्टेप वाइज स्टेप नहीं दिखाने हैं, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखा जाए। सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या बताए थे स्टूडेंट, नियम में यही बताए थे, जो वर्ग आव्यूह दिया है उसका सारणिक ज्ञात करो, फिर सारणिक ज्ञात करने के बाद उसका मान भी ज्ञात कर लो। तो चलो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, ये सारणिक निकालेंगे। किसका? इस आव्यूह का सारणिक क्या होगा, 0 1 0 0 5 1 और 1 6 7। देखो इसका मान निकाल लो। तो सारणिक इक्वल टू, देखो हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार यही करेंगे ना स्टूडेंट। R1 के सापेक्ष विस्तार कर लिया जाए तो देखो रो कॉलम छोड़ देंगे, अर्थात लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस 0, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 हो गया फाइनली। मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, अर्थात डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। तो ए इनवर्स मिलेगा स्टूडेंट, मिलेगा ना, ए इनवर्स मिल जाएगा। यहां पर 5 मैं अच्छे से बना दे रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ और दिखे। ये देखो ये 5, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसमें बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी आव्यूह का सारणिक निकाल रहे हो तो आव्यूह में जितने पंक्ति और जितने स्तंभ होते हैं उतने ही स्तंभ उतने ही पंक्ति उस आव्यूह के सारणिक में होते हैं। तो देखो वही किया, ये देखो इसमें 3 स्तंभ है और ये देखो 3 पंक्ति है ना। तो इसमें भी देखो 3 स्तंभ और 3 पंक्ति है ना। तो अब इसका हम मान निकाल लिए हैं, आया कितना, 1 आया है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में हम सहगुणनखंड निकालेंगे, मतलब इस आव्यूह का सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो स्टूडेंट। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। अब इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में सहखंडज ज्ञात करेंगे, यही सब करते हैं, जल्दी नोट करो। तो देखो स्टूडेंट, स्टेप नंबर सेकंड में
क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में सहगुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सहगुणनखंड। तो आपको हम बताए थे ना स्टूडेंट इन जनरली कि सहगुणनखंड कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। पहले उतना काम कर लिया जाए। तो यहां लिखेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, मान लो ये बी है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 क्रॉस 3। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिए इसके अवयव को, इसके अवयव को कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिए। अब क्या करेंगे, ये सब कैपिटल लेटर का मान निकाल लेंगे। चलो निकाला जाए। तो A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11। तो A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब M11 हुआ। देखो ये -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 का वैल्यू +1, तो +1 इंटू M11 क्या हो जाएगा, M11 +1 इंटू M11 मतलब M11 हो गया ना। अब देखो क्या है, अब यहां पर M11 किसका उपसारणिक है, यही चेक करते हैं। M11 जीरो देख रहे हो ना, जीरो, यही A11 पोजीशन पर है, इसी का उपसारणिक निकाल लो। रो कॉलम छोड़ दो, तो रो कॉलम छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू सारणिक हो गया, रो कॉलम छोड़ेंगे 5167, 5167। ठीक है, 5167। तो ये हो गया 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 35 माइनस 6, और ये ओवरऑल कितना हो गया 29। देखो A11 का वैल्यू कितना निकाल लिए, 29। ठीक है, A11 29 हुआ। ऐसे ही स्टूडेंट A12 निकाल लो, A11 29। यहां देखो मैं यहां लिख लेता हूं जिससे कि हम वैल्यू को फिलअप कर देंगे। ठीक है, जिससे कि वैल्यू को फिलअप कर देंगे। A11 का वैल्यू देखो मैं जो निकाला हूं, A11 इक्वल टू 29। आप लोग ऐसे बॉक्स नहीं बनाएंगे, मेरा बोर्ड छोटा है, तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर लिख देंगे। बाद में इसको मैं इरेज करूंगा तो यहाँ से वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और आप लोग सिस्टमेटिक जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्या करेंगे, ऐसे ही आप निकाल लो A12 का वैल्यू, A12 इज इक्वल टू, अब देखो A12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर क्यूब, इसका वैल्यू -1, ये ओवरऑल हो जाएगा -M12। ठीक है, -M12। तो -M12 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये हो गया माइनस डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स। अब क्या करेंगे, M12 का मतलब रो कॉलम छोड़ेंगे, यहां भी यही है, रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 1 0 और 6 7 1067। देख लो, रो कॉलम छोड़ दिया तो 1067 हुआ। ठीक है, अब यानी यहां ओवरऑल वैल्यू हो गया A12 का कितना आया, यहां से देखो 7 माइनस 0 यानी 7, माइनस से मल्टीप्लाई कर -7। ओके स्टूडेंट, -7 आ गया, तो -7 यहां लिखेंगे। A12 की जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं -7। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब देखो पहले आप यहां तक नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बताएंगे। नोट करो, ऐसे ही स्टूडेंट A13 कैलकुलेट करो, A13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3। ठीक है, और डायरेक्ट आप लिख लो
डिटर्मिनेंट्स, यही A13 का पोजीशन यही है ना, A13। रो कॉलम छोड़ दो, आया कितना 1051, 1051। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे, ये देखो -1 टू द पावर 4, तो -1 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये 1 और ये हो जाएगा 0, अर्थात ये हो गया 1। आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो A13 का जो वैल्यू निकला है, A13 कितना आया, 1 आया। ऐसे A21 की वैल्यू निकालो, A21, तो देखो A21, अब तो मैं यही कहूंगा, शॉर्टकट बताने का तरीका यही है। A21, तो A21 2 और 1 ऐड करो, कितना आ गया, 2 1 ऐड करोगे तो 3, तो 3 क्या हो गया स्टूडेंट, ऑड नंबर है। जब 3 ऑड नंबर है तो यहां हो जाएगा माइनस, मतलब 3 विषम संख्या है तो ये माइनस हो गया। अब इसके बाद इसका उपसारणिक ऐसे भी कर सकते हो। तो A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ो, तो देखो ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अर्थात ये हो गया 0 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 1 7 1 7, ये कितना हो गया, ये ओवरऑल हो जाएगा 0, ये -1, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये 0 -1 अर्थात -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो A21 का वैल्यू कितना निकाल लिए हम, +1 निकाल लिए। अब A22 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो ऐसे। तो अब जब A22 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको जोड़ो, 2 + 2 कितना आ गया, 4, 4 सम संख्या है, सम संख्या है तो ये प्लस होगा, अर्थात इसका सारणिक। तो A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अर्थात ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जब ये सेकेंड रो करेंगे कितना आ जाएगा, यहां सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अर्थात 0 0। देखो यहां पर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 1 7 आ गया, 1 7 आ गया। यहां देखो सेकेंड रो और ये देखो सेकेंड कॉलम, ये मेरा अंगुली देखो, यही छोड़ देंगे, बचा क्या 0 0 1 7, ये पूरा 1 6 छूट जाएगा, तो 0 0 1 7 अर्थात ये हो गया 1 7। अब इसको सॉल्व करो, तो ये देखो ये तो गुणधर्म में पढ़ाया जाता है, किसी भी सारणी के कॉलम के प्रत्येक अवयव अगर शून्य है तो सारणी का मान शून्य होता है, नो डाउट स्टूडेंट, ये सारणी का मान शून्य हो गया। ये देखो A22 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, A23 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A23। अब इसको ऐड करो, कितना आ गया, माइनस, अर्थात हो गया माइनस, ये हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप नोट करो, अभी मैं यहां लिख दूंगा, शायद दिखाई नहीं देगा, तो यहां तक आप नोट करो। अभी थोड़ी देर में हम A23 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट A23 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। A23 ये हो गया माइनस डिटर्मिनेंट्स, इनको ऐड करेंगे तो हो गया विषम संख्या, तो माइनस, अब इसके साथ उपसारणिक, तो 2 3 पोजीशन यही है, तो रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 0 0 0 1 हो गया, 0 0 0 1 हो गया, ये भी वैल्यू 0 हो गया। A23 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। अब आया इसके बाद से A31, देखो A31 का पोजीशन यही है, और ये देखो 3 1 ऐड करोगे तो सम संख्या आएगा, अर्थात इसका सारणिक, तो सारणिक लेंगे तो कितना हो जाएगा A31। तो थर्ड रो और तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ को छोड़ो, तो तृतीय पंक्ति इसको छोड़ देंगे और प्रथम स्तंभ ये रहेगा, इसको छोड़ेंगे, कितना 0 5 1 6, 0 5 1 6। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 5 1 6 है, 0 5 1 6, देखो ना 0 5 1 6। अब यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 -5, अर्थात ये -5 आ गया। A31 का वैल्यू -5 आ गया।
ऐसे ही इसी प्रकार स्टूडेंट A32 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। A32 और A32 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तृतीय पंक्ति सेकंड द्वितीय स्तंभ को, तृतीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को छोड़ेंगे। तृतीय पंक्ति देखो, ये तृतीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ छोड़ दो तो ये हो गया 0 1, ये हो गया -0 1, ये देखो 0 1 1 6 1 6, ठीक है। बात आया समझ में। तो देखो यहां पर जब हम तृतीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को छोड़ेंगे तो 0 1 1 6 आएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया ये 0 और ये हो जाएगा -1। देखो यहां से 0 -1 अर्थात ये हो गया +1 हो गया, +1। यानी सिंपली इसको हम लिख सकते हैं, सिंपल हम +1 लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहां चेक कर सकते हो 0 -1 तो -1 हुआ और ये माइनस प्लस बना देगा, तो ये हो गया A32 का वैल्यू कितना आ गया, +1 आ गया। लास्ट में एक अवयव बचा है A33 का वैल्यू, ठीक है। तो A33 का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए स्टूडेंट, तो A33 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे शॉर्ट में निकालते हैं स्टूडेंट, कठिन नहीं है, बशर्ते आपको निकालने आना चाहिए। अब देखो लिखे हैं क्या, A33 का वैल्यू क्या है, ये हो गया -1 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा A33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3। एक्चुअली में देखो -1 टू पावर 6 ये क्या है +1 हो जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट आप समझ सकते हो, ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस जब करोगे तो भी ये सिचुएशन प्लस का है, ठीक है। यानी ये हो गया आपका प्लस और रो कॉलम छोड़ेंगे तो 0 1 0 5 0 1 0 5 ओवरऑल ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो हम जितने भी अवयव हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इनका हम क्या निकाल लिए हैं, सह गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इनका मान जो है इसी में रख देंगे, ठीक है। जब मान रखेंगे तो सगुणनखंड आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया, यही करते हैं। तो पहले काम करो स्टूडेंट, यहां तक नोट करो। अब देखो स्टूडेंट B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू आव्यूह 3 कोटि का होगा और A11 का वैल्यू जो निकाले हैं 29, A12 का वैल्यू -7, A13 का वैल्यू 1, A21 का वैल्यू 1, A22 मींस 0, A23 अगेन 0, A31 -5, A32 1 और A33 0। देखो ये निकल गया ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह के सहखंडक, ठीक है। तो आप इंग्लिश में ही आप थोड़ा वो टर्म यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सरल पड़ता है। आव्यूह के सहखंडक दिमाग में याद जल्दी नहीं रहता है, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए से ही काम चलाओ, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया जाए। मान लो एडजॉइंट ऑफ ए को हम किससे डिनोट कर लें, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए को हम सी से डिनोट कर लें, तो यहां से सी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, आपको हम बताए थे, फार्मूला भी लिखवाए थे कि किसी भी आव्यूह का जो होता है सहखंडक, उस आव्यूह के सगुणनखंड के परिवर्त के बराबर होता है। तो सगुणनखंड बी है तो बी का परिवर्त निकाल लेंगे, ठीक है। बी का परिवर्त निकाल लीजिए तो तुरंत निकल जाएगा। तो चलो यहां तक पहले नोट करो। तो देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में C इक्वल टू जो आव्यूह है वो क्या है 29 1 -5
-701 और ये हो गया स्टूडेंट 100 100। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यानी 3 क्रॉस 3। कैसे निकालते हैं? R1 को C1 में चेंज कर लो, R2 को C2 में चेंज कर लो, R3 को C3 में चेंज कर लो। ठीक है, तो चलो कर लिया जाए और जब कर लेंगे तो आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, तो ये ओवरऑल हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया C इज इक्वल टू आव्यूह 3 क्रॉस 3 ये 29 - 7 1। देखो ये पहले पंक्ति में था 29 - 7 1, अब देखो स्तंभ में कर लिए। ऐसे ही 1 0 0, देखो ये पहले द्वितीय पंक्ति में था, द्वितीय स्तंभ में हो गया। तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ में, अर्थात -5 1 0 हो गया। एडजॉइंट देखो कैलकुलेट कर लिए। अब क्या है, चौथे स्टेप में फार्मूला लगा लो। स्टेप 4 क्या है? A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A को क्या बताए हैं? C अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो द्वितीय स्टेप में जब A इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो देख रहे हो ना, ये लिखेंगे पूरा अच्छे से बकायदा। तो ये देखो मैं लिख भी दिया, ये हो गया 29 - 7 1 1 0 0 -5 1 0। ठीक है, ये चीज है। बात समझ में आया स्टूडेंट? देखो मैंने यहां लिख दिया, ये 3 क्रॉस 3 और बटे क्या हो जाएगा? बटे 1 हो गया ये। अब इसी 1 का भाग प्रत्येक एलिमेंट में पड़ जाएगा। अब 1 का भाग प्रत्येक एलिमेंट में पड़ेगा तो क्या आएगा? वही एलिमेंट आएगा, अर्थात हम इसके इक्वल लिख सकते हैं ये एलिमेंट 3 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा? 29 - 7 1 हो गया, 1 0 1 0 0 हो गया, -5 1 0 हो गया। ठीक है, तो ये इनवर्स हम निकाल सकते हैं। यहां पर देखो इक्वल का साइन है, तो जस्ट इसके इक्वल आप साइन लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर देखो इसके इक्वल साइन है तो इसके जस्ट इक्वल, ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर स्पेस है यहां पर तो लिख सकते हो, चल जाएगा। अब देखो, अब आंसर दिखाओ स्टूडेंट, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इसके जस्ट नीचे आप आंसर दिखाओगे, यहां स्पेस मेरे पास है नहीं, अब मैं इसको इरेज करके यही आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो, तो ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 29 - 7 1 1 0 0 और -5 1 0। ओके स्टूडेंट, 3 क्रॉस 3 ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो मेरी तरह ऐसे जो है कॉर्नर पर ऐसे बना करके पूरा लिख लीजिए, ऐसा नहीं है। मेरे पास स्पेस कम था, मैं बार बार इरेज करके लिख रहा था, तो इसलिए मैं साइड में जो है यहाँ पर लिख लिया था, जिससे इरेज करने के बाद मेरे पास डाटा पता हो और तुरंत वहां पर मैं फिलअप कर सकूं। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिक, जैसे मैं यहाँ राइट डाउन करता था वैसे ही राइट डाउन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन मैं दूंगा अभी सॉल्व करने के लिए, आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना भी पड़ेगा। एक बात और है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो भाग्य से जब भी सारणिक का मान 1 आता है तो आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है उसके सखंडज के बराबर हो जाता है। समझ में आया ना? अब देखो यहाँ खास बात यह है कि इस सारणी का मान 1 हो गया, तो जो अंश में आव्यूह है वही ए इनवर्स देखो मिल गया ना। इसके पीछे कारण यही है कि 1 हर एक अवयव में जब भाग देगा तो वही अवयव आएगा। ठीक,
अगर मान लो स्टूडेंट यहां पर शारीरिक का मान ए का मान 1 ना होकर के 2 होता तब इसका जो वैल्यू है इसके इक्वल नहीं आता, तो क्या होता, वह 2 इस अवयव में भाग दे देता, मतलब हर एक अवयव में 2 से भाग दे करके यहां लिख देता। ठीक है, ये बताने का प्रयास कर रहा था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।